ईरान वॉर का असर भारत में आ गया है। वर्ल्ड में एक चीज दूसरी चीज से किस तरह जुड़ी होती है, वो जब कल आपके एलपीजी का प्राइस बढ़ा होगा आप समझ चुके होंगे। 60 रुपया दिल्ली के अंदर बढ़ा है, हर स्टेट में बढ़ा है, और ये कमर्शियल डोमेस्टिक पे बढ़ा है। 2 दिन पहले तक लग रहा था कुछ प्राइस चेंज नहीं होगा गैस का प्राइस चेंज होता है तो वो इन्फ्लेशन आती है, हर जगह चेंज होता है। अब लोग कह रहे हैं पेट्रोल डीजल का प्राइस भी क्या चेंज होने जा रहा है, 100 रुपए से 150 रुपया होने जा रहा है, और वो आपको जब देना पड़ेगा पेट्रोल पंप में, आपकी इकोनॉमी का क्या होगा। और ये हुआ कब, कैसे? ईरान के अंदर इजराइल यूएस की जंग चल रही है, उसका प्रभाव मिडल ईस्ट पे क्या पड़ रहा है, बहुत इंडियंस वहां पे है, उसका प्रभाव वर्ल्ड पे क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव भारत पे क्या पड़ेगा। थोड़ा भारत के लेंस से हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है, पहली बारी मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर जी, और वो आप अच्छी तरह उनसे परिचित हैं कि वो जियोपॉलिटिक्स भी, इकोनॉमिक्स भी और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में माहिर हैं, लंबा एक्सपीरियंस है। तो मैं ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए सीधा ही बात शुरू करूंगा कि प्रशांत जी, धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग। एंड ये जो भारत में क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, जरा भारत के लेंस से आप पूरी सिचुएशन को देखिए, क्या होने जा रहा है अगले महीने 2 महीने के अंदर। भंडारी साहब, पहले तो आपको जय हिंद एंड व्यूअर्स के लिए भी वंदे मातरम। और अगर हम धन्यवाद। भारत की कुंडली का विश्लेषण करें तो इस समय जो महादशा चल रही है, मंगल महादशा में राहु का अंतर शुरू हो चुका है 6 फरवरी 2026 से, और ये अभी लंबा चलेगा ऑलमोस्ट 1 साल तक। और ये प्रिडिक्शन मैंने पहले भी की थी हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में कि जैसे ही ये समय शुरुआत होगा, भारत में अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका फर्क आएगा और इकोनॉमिक डाउनफॉल का हमें सामना करना होगा। और अगर हम गैसेस की भी जैसे बात कर रहे हैं कि गैस के प्राइस बढ़ गए हैं, क्योंकि वो आधार होता है किसी कंपनी, किसी कंट्री की अर्थव्यवस्था को ब्रेक करना, उसके ऊर्जा सेक्टर्स। तो अभी जो पावर सेक्टर है उसमें कीमतें बढ़ेंगी, गैसेस के प्राइस ऊपर जाएंगे, डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा, और इसका असर जो है वो भारत के ऊपर भी पड़ेगा। क्योंकि जो ईरान, ये जो वॉर शुरू हो चुकी है यूएसए के द्वारा, ये तो बहुत लंबी चलने वाली है। 2 अप्रैल 2026 तक रुकने के कोई आसार है ही नहीं। और इस समय तक तो चलेगी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा एक स्टेगनेंसी आएगी, स्लो डाउन आएगा। और मान के चलिए कि 13 अप्रैल 2026 के बाद ये एक बड़ा रूप लेने वाली है। तो जब आप बड़े रूप की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा इंडिया के मिडिल क्लास से चिंतित हूं, और लोअर मिडिल क्लास से भी हूं, पर उससे आने से पहले मैं थोड़ा वर्ल्ड पे ही वापस जाता हूं। क्योंकि आप कह रहे हैं कि बड़ा रूप लेने वाली है, तो किस तरह का बड़ा रूप देख रहे हैं? क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था बहुत ज्यादा, जब जियोपॉलिटिकल की बात कर रहा हूं मैं, कि ईरान ये स्ट्रेटेजी अपनाएगी कि पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर हमला कर देगी, पूरे मिडिल ईस्ट को इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज कर देगी और यूएस के ऊपर उस तरह का प्रेशर डालेगी। तो जब आप बढ़ने की बात कर रहे हैं और ये लॉन्ग वॉर के रूप में आप देख रहे हैं, तो बढ़ने में आप किस तरह, किस दिशा में, क्या आपका इससे तात्पर्य है? भंडारी साहब, लोगों ने तो यही सोचा होगा कि जैसे मादुरो को उठा के ले गए थे यूएस में ट्रम्प, और उसी तरह से ईरान में खामेनेई को उन्होंने असैसिनेट किया। एंड उनका परसेप्शन होगा कि जैसे ही असैसिनेशन होगा खामेनेई का, उसके बाद चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी, ईरान झुकेगा, और यूएस अपने तरीके से वहां पर इलेक्शन करवा के अपने तरीके से वहां पर सरकार भी बना लेगा। लेकिन ईरान की कुंडली में योग बन चुके हैं, राहु का पूर्ण प्रभाव दिखाई दे रहा है। ईरान बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा, ईरान अपने अंतिम समय तक लड़ेगा। वो कहते हैं ना, जब तक आपका आखिरी वेपन खत्म ना हो जाए आप तब तक लड़ेंगे। ईरान की बात करूं, और उसके बाद भी कुछ बच जाए तो वहां के जो आर्मी वाले हैं, चाहे उन्हें बुलेट्स के साथ, पत्थर के साथ, ईंटों के साथ लड़ना हो तो भी वो लड़ेंगे। ईरान बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा। और ईरान की कुंडली में भी योग बन चुके हैं कि ईरान में भी एक बड़ा सेपरेशन, वहाँ के जो कुर्द लड़ाके हैं वहाँ के बहुत बड़े हिस्से को कैप्चर करते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया को कैप्चर करेंगे, इराक का कुछ एरिया कैप्चर करेंगे। एंड ईरान की हार तय है इस युद्ध में, क्योंकि ईरान के अंदर अभी यूएस से गृह युद्ध करवाने की कोशिश करेगा और उसमें कामयाबी भी मिलेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस युद्ध में जीतेगा कौन? फिर जीतेगा कोई भी नहीं। इसराइल में भी बहुत बड़ी तबाही मचेगी, वहां की जनता त्राही त्राही करेगी, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अभी यूएसए के ऊपर कोई अटैक हुआ नहीं है, सिर्फ उसके एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुआ है।
यूएसए के ऊपर भी अभी एक मृत्यु पंचक योग बनने वाला है। उसके तहत योग दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले समय में नॉर्थ कोरिया भी एक्टिव होगा। वहां से कुछ बड़ा हमला होने की तैयारी बनने के योग बने हुए हैं, जो कि यूएसए के ऊपर मिसाइलें गिरेंगी। और आज भी अगर लोगों को ये लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप देख लीजिए अभी कतर में क्या हुआ। जो माफ कीजिएगा, जो अलबदर एयरपोर्ट है वहां पर, उसके एरिया में जो यूएसए का रडार सिस्टम लगा था, जो कि बहुत ही हाई टेक सिस्टम था, जो कि पूरी दुनिया में मात्र 5 रडार हैं उनके पास ऐसे, जो 5,500 किलोमीटर तक नजर रख सकते हैं। आप सोचिए, एक छोटा सा ड्रोन 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलने वाला, मात्र उस रडार को खत्म कर देता है, जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। ये तो वही बात हो गई कि हाथी की सूंड में एक चींटी घुस गई और हाथी को धराशायी कर दिया। और उनके थार्ड सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय किया जाता है ईरान के द्वारा। तो ये चीजें बहुत लंबी चलेंगी और यूएसए को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसके साथ ही जो कड़ियां जुड़ेंगी, 19 मार्च 2026 के बाद ट्रंप का बहुत बड़ा विरोध होने वाला है यूएसए में। उनकी अपनी मंत्री परिषद, वहां के लोग, जनता वहां की सड़कों पर उतरेगी ट्रंप के अगेंस्ट और त्राहिमाम करेगी और ट्रंप को कुर्सी से उतारने की कोशिश करेगी। क्योंकि ट्रंप ने जिस समय शपथ ली थी एज ए प्रेसिडेंट, उसके लिए मैंने बहुत पहले वीडियो भी बनाया था कि मुद्गर योग में शपथ ली गई थी। अब आप मुद्गर योग में शपथ लेंगे तो डेफिनेटली देश में तबाही और दुनिया में तबाही के लिए आपको जिम्मेदार माना जाएगा। और यही बात मैंने उस समय कही थी, आज से 1 वर्ष पहले, कि ट्रंप ने मुद्गर योग में शपथ ली है तो ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तबाही लेके आएंगे और खुद भी बदनाम होंगे और पूरी दुनिया को भी परेशान करेंगे और अपने लिए भी परेशानियां इकट्ठी करेंगे। नहीं, भंडारी साहब। क्योंकि जो आपने बात की, मैं इसमें 2 फ़ॉलो-अप्स लेना चाह रहा हूँ। क्योंकि एक, कि आप कह रहे हैं कुर्दी ईरान में उठेंगे या ईरान की बाल्कनाइज़ेशन जिसको हम कहते हैं, अलग-अलग हिस्सों में टूटने की संभावना है। तो उससे एक दिशा जाएगी, बलूचिस्तान का क्या होता है? क्योंकि बलूचिस्तान ईरान का भी हिस्सा है, पाकिस्तान का भी हिस्सा है। पाकिस्तान की सेम प्रॉब्लम अफ़गानिस्तान के साथ भी है। तो मैं उस पे भी आना चाहूँगा। पर उससे पहले जो मैं पहला पूछना चाहता हूँ कि लोगों ने सोचा था कि ये वन कंट्री वर्सेस वन कंट्री वॉर है। वो तो रही नहीं, रीजनल वॉर तो हो चुकी है। पूरे वेस्ट एशिया पे ईरान जब हमला कर रहा है, और ईरान ने आज बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी कि मैं माफ़ी माँगता हूँ। ईरान का प्रेसिडेंट कहता है कि हमने आस-पास के देशों को अटैक किया, हम आगे नहीं करेंगे, अगर आप यूएस को यूज़ नहीं करने देंगे अपने देश को। तो एक तरह से ये चॉइस उन्होंने वेस्ट एशिया पे फेंक दिया। वेस्ट एशिया बिना यूएस के, उसका कोई सिक्योरिटी अपरेटस नहीं है, वहाँ की रॉयल फैमिलीज़ का सिस्टम नहीं है, तो उनको यूएस को सपोर्ट करना पड़ेगा। और नहीं सपोर्ट करते तो फिर ईरान हमला करेगा, सपोर्ट करते हैं तो आप ये मिडल ईस्ट में क्या होता देख रहे हैं? क्योंकि मिडल ईस्ट में एटलीस्ट दुबई, अबू धाबी बहुत बड़ी इकोनॉमीज बन गई थी बेस्ड ऑन टूरिज्म, लग्जरी, वर्ल्ड कैपिटल। व्हाट इज द फ्यूचर यू सी देयर? बिकॉज वहां पे इंडियंस भी बहुत हैं, फ्रॉम लेबर टू मिलियनियर्स, बिलियनियर्स। तो वो एक काफी हद तक वहां पे इंडियन इंटरेस्ट है। हाउ डू यू सी दिस एरिया प्लेइंग आउट? अभी जैसे आपने कहा ना कि ईरान ने माफी भी मांगी है और कंडीशन भी लगाई है। देखिए, अभी सिंपल सा सिस्टम है जो योग बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट, भंडारी साहब, जलेगा अभी और यूएस से अपनी नीतियों में कामयाब होगा। जैसे मैंने कुर्द लड़ाकों की बात की कि वो बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग करेगा और मिडिल ईस्ट को पूरा का पूरा जलाने की कोशिशें करेगा, क्योंकि व्यापार चलता है यूएसए का इन चीजों से। और यूएसए की कुंडली में अष्टम घर और सप्तम घर सक्रिय हो चुके हैं। सप्तम घर वॉर का होता है और अष्टम घर होता है वॉर के थ्रू आपके पास धन आना। तो धन आने से तो रहा, क्योंकि वहां पर राहु का जो प्रभाव है, आपके वेपन्स फेल होते जा रहे हैं, F-35 गिरते जा रहे हैं और थर्ड सिस्टम, रडार सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो बाकी जो कंट्रीज हैं जिनको आप अपने वेपन्स बेचना चाहते थे, बेच नहीं पाएंगे। बल्कि इसके साथ साथ अगर हम अब वापिस आ जाते हैं, आपका जो दुबई वाला क्वेश्चन है, भंडारी साहब, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कवरेज दी थी आज से कोई 9 से 10 माह पहले, अगस्त 2025 में हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में, जिसमें मैंने कहा था कि दुबई में जो प्रॉपर्टीज की कीमत बढ़ी है, क्योंकि उन दिनों में मेरे कुछ बहुत सारे क्लाइंट दुबई में क्वेश्चन पूछ रहे थे, बिकॉज उनको प्रॉपर्टीज बाई करनी थी और उनका क्वेश्चन था कि अभी ऑलरेडी सैचुरेशन हो चुका है तो क्या अब बाई किया जाए। मैंने रोका था उनको। और क्योंकि कई बहुत सारे लोग हैं, कई वर्षों से जुड़े हुए हैं,
उन्होंने बात भी मेरी मानी, आज धन्यवाद भी कर रहे हैं वो लोग। तो उन्हें मैंने उस समय कहा था कि जो प्रॉपर्टीज़ 15 मिलियन की होंगी, वो दिसंबर 2026 आते-आते 5 मिलियन पर चली जाएँगी। 3 गुना, 3 टाइम नीचे चली जाएँगी प्रॉपर्टीज़। और आप देखिए अभी जो भी मिडल ईस्ट में हुआ है, जो सेफगढ़ माने जाते थे, दुबई, कतर, जहाँ पे हमारे भारतीयों का भी पैसा लगा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट में, सबको हुँ, मालूम है। अब आप हुँ, सोचिए होगा क्या? अगर हुँ, आज आई डोंट नो आपका ये एपिसोड कब देंगे, आज 7 मार्च है। हुँ, अगर कोई लोग अभी कोशिश करेंगे भी अपने हुँ, प्रॉपर्टीज़ बेचने के लिए, भंडारी साहब हुँ, बायर्स नहीं मिलेंगे अभी। हुँ, आप चाहे आधे रेट में भी नीचे प्रॉपर्टीज़ देना शुरू करेंगे, तो भी बायर्स नहीं मिलेंगे। हुँ, प्रॉपर्टीज़ में दुबई में बहुत बड़ा करेक्शन होने वाला है। हुँ, तो वही कहते हैं ना कि अचानक जब कीमतें बढ़ती हैं, तो लोगों को सोचना भी चाहिए कि बढ़ क्यों रही हैं हुँ, और कितना सेफ? हमारे देश से सेफ आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि मंगल की महादशा चली है। हुँ, पूरी दुनिया अभी युद्ध के ढेर पर खड़ी होगी। भारत को भी इकोनॉमिक डाउनफॉल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हुँ, फिर भी अगर कहीं बचाव होगा पूरी दुनिया में थोड़ा बहुत बेटर तरीके से, तो वो भारत देश में ही होगा। क्योंकि हमारे जो लोग हैं विदेशों में वापिस आएँगे, हुँ, यहाँ पर इकोनॉमी को बड़ा करेंगे। हुँ, अभी हमारी प्रॉपर्टी की कीमतें अपने देश में भी अप्रैल 2026 तक तो बढ़ेंगी नहीं, उसके हुँ, बाद की अभी मैं गणना कर रहा हूँ, जो कि मिड अप्रैल 2026 तक मैं कहीं न हुँ, कहीं पहुँच जाऊँगा मेरी गणना में कि भारत में प्रॉपर्टी का बाज़ार कब बड़ा होगा और इसी वर्ष में शुरुआत होगी, तो आपके साथ भी इसके बारे में ज़रूर एक बार एक हुँ, पॉडकास्ट और करेंगे कि कब कीमतें हुँ, बढ़ेंगी। लेकिन भारत का देखिए व्यापार बढ़ना तय है कीमतों का, क्योंकि हुँ, मंगल अभी 2083 संवत शुरू होगा 19th मार्च से। व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा संवत विक्रमी अलग होता है, हुँ, जो 2083 की बारे में मैंने बात की और आपके ईयर्स अभी 2026 चल रहे हैं, तो दोनों चीज़ें अलग हैं और हुँ, एक्चुअल में एक ही है। तो 2083 संवत में जो कमांडर होंगे इस वर्ष वो मंगल खुद होंगे। मंगल हुँ, को भूमिपुत्र कहा जाता है। भारत की कुंडली में मंगल की पोज़ीशनिंग 4th हाउस को कनेक्ट कर रही है पॉज़िटिवली, तो भारत में प्रॉपर्टीज़ की कीमतें बढ़ना तय हैं। अब ये हुँ, डिकोड करना पड़ेगा कि वो कौन-सा माह आएगा भारत में, जब प्रॉपर्टियाँ बूस्ट करना शुरू करेंगी और प्रॉपर्टी फिज़िकल जो लोग क्या ब्लैक एंड व्हाइट में काम करते हैं, बैंकों से लोन एटसेट्रा उसके साथ-साथ हुँ, आपका शेयर बाज़ार में भी जो अच्छी बड़ी कंपनियाँ हैं, हुँ, उनके शेयर्स कब राइज़ करेंगे, इसके बारे में हमें थोड़ा-सा समय चाहिए और विश्लेषण के लिए। और रही बात दुबई की, तो दुबई में तो देखिए कीमतें टूटेंगी। अब वो जो विश्वास बन चुका था वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का लोगों का, अभी वो हुँ। टूटेगा और ईरान वो विश्वास बनने ही नहीं देगा और तो लोग आप ये धीरे-धीरे मैं यही आ पाया कि जो दुबई की स्टोरी रही है पिछले 10-15 साल में और बहुत गोल्डन वीज़ा की बातें हुई, लोगों ने वहाँ पे जैसे आप बोल रहे हैं आपके भी क्लाइंट्स ने निवेश किया। इनफैक्ट लीगल इल्लीगल छोड़िए, जो बड़ी फैमिलीज़ हैं भारत के अंदर और मैं बड़ी फैमिलीज़ से प्रोमिनेंट फैमिलीज़ नहीं बोल रहा, एज़ अ लॉयर यू डील विद सो मेनी पीपल जो अपना रिस्क अवर्स करने के लिए क्लीनली भी बहुत लोग पैसा ले जाके दुबई में खरीद रहे थे और वहाँ पे अच्छा रिटर्न आ रहा था उनको, अच्छा रेंटल आ रहा था। पर अब आप मानते हैं कि ये जो स्थिति है, ये ईरान की जो अपॉलजी है वो एक तरह का ट्रैप है कि या तो यूएस को टाटा सी यू बाय बाय बोलो वहाँ से या मैं हमला करते रहूँगा क्योंकि अगर यूएस आपको यूज़ करता है, तो आप इसका जल्दी वाला सॉल्यूशन नहीं पा रहे। आप पा रहे हैं कि ये लंबी देर चल सकता है और वो मार्केट के हिसाब से लंबी देर अफ़ेक्ट करने वाला है दुबई का पूरे रीजन की मार्केट को। एक्चुअली भंडारी साहब देखिए अभी मैं जियोपॉलिटिकल तो कुछ दूँगा नहीं आपको, मैं ग्रह योग से बताऊँगा। जो ग्रह योग इशारा कर रहे हैं, हुँ, अब चाहे वो कोई कितनी भी माफ़ी माँगे, युद्ध समाप्त नहीं होंगे, युद्ध लंबे चलेंगे। क्योंकि कारण ये भी है कि एक तो अंगारक योग में युद्ध शुरू हुआ जो प्रेडिक्ट किया गया था मेरे द्वारा कि ये युद्ध शुरू होगा, फरवरी एंड में हो गया। और दूसरी बात है कि अभी हिजरी संवत में भी 12th हाउस में अंगारक योग स्थापित हो चुका है। जून के बाद ये युद्ध का दायरा और बढ़ता चला जाएगा। तो 2026 पूरा का पूरा युद्धों का होगा, मिडल ईस्ट लगातार जलेगा। और किसी को लगता है कि वहाँ पर वो फिर से आपस में संधि करेंगे, लड़ेंगे नहीं, जी नहीं, यूएस से लड़वाएगा इनको। क्योंकि अभी यूएसए को भी पता चल जाएगा आने वाले टाइम में कि उसका भी समाप्ति काल है, उसका इकोनॉमिक डाउनफॉल है, इज़राइल भी परेशानी में आएगा।
इज़राइल अपना एरिया भी बढ़ाएगा, लेकिन बात वही होती है ना कि आप अपनों को खो देंगे तो राज करोगे कहाँ पर आप? तो इस युद्ध में किसी की कोई खास जीत होने नहीं वाली है। जनता मारी जाएगी, लोग पब्लिक परेशान होगी, मिसाइल्स गिरेंगी एंड स्ट्राइक में बहुत सारे लोग मारे जाएँगे। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि होगा क्या? फाइनली ईरान में सरकार चेंज होना तय है, लेकिन इसमें कोई हार-जीत किसी की नहीं होगी भंडारी साहब फाइनली। एक कॉन्सेप्ट है पायरेक विक्ट्री का, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक राजा जंग जीतता है, पर वो जंग जीतने, राजा का नाम पायरेक, किंग पायरेक था। तो जंग जीतने के लिए उसके इतने सैनिक मर जाते हैं, इतने सैनिक मर जाते हैं कि जंग जीत के भी उसका देश तबाह हो जाता है। तब से ये वर्ड आया कि पायरेक विक्ट्री, कि आपने विक्ट्री तो ले ली पेपर पे, दूसरे को तबाह कर दिया, पर खुद भी आपकी इकोनॉमी इतना तबाह हो गए आप कि आप एक एम्पायर नहीं रह पाते। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टेक्निकली ब्रिटेन जीता, बट उसका एम्पायर खत्म हो गया। उसकी जो कॉलोनीज थी वो खत्म हो गई। तो यूएस पे मेरा सवाल ये आ रहा है कि जो आपने कहा ईरान का तो ये होगा, तो यूएस का क्या हाल होगा अगर वो ईरान में रिजीम चेंज कर भी लेता है, समय लगने के बाद भी कर लेता है, तो अमेरिकन एम्पायर जो आज है वर्ल्ड में, हर जगह उसकी फ्लीट है, हर जगह वो पावर कर पाता है, अपनी डेमोन्स्ट्रेट कर पाता है, उसका आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं इन द शॉर्ट टू मिड टर्म? भंडारी साहब, मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी हमारे चैनल में, बहुत रिसर्च की थी मैंने उसके ऊपर। हो सकता है आपके व्यूअर्स को ये मेरी रिसर्च डाइजेस्ट ना हो, लेकिन मुझे पता है जब ये प्रेडिक्शन सच होंगी तो वही व्यूअर्स वापस आएँगे। आज शायद वो ना समझ पाएँ उस एंगल को। नहीं रशिया है। और भारत की कुंडली में कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, रशिया और भारत की कुंडली में, कि पहले तो हमारे बीच में एक स्ट्रैटेजिकल संधि हुई थी। रशिया ने हमेशा हेल्प की है भारत को, लेकिन अब जो योग बनने जा रहे हैं, भारत और रशिया युद्ध संधि करेंगे और रशिया का एक्सपेंशन होगा। जो प्रभुत्व आज यूएसए का है पूरी दुनिया में, सुपर पावर कहता है, भारत को कहता है कि मैंने आपको 1 महीने के लिए छूट दे दी है। वो भी उस भारत को छूट दे रहा है जिसकी मंगल की महादशा चली हुई है, जो किसी की सुनेगा ही नहीं। कहने के लिए भारत कह देगा कि ठीक है भई, हमने रशिया से तेल लेना कम कर दिया है, लेकिन भारत करेगा नहीं ऐसे। भारत अभी अपनी ही मर्ज़ी करेगा और वो सितंबर 2025 से योग शुरू हो गए हैं, कोई कितना भी कह दे, भारत नहीं सुनेगा अभी किसी की। अगर सुननी होती तो क्या इतने बड़े टैरिफ हम अपने ऊपर झेल लेते थे? पहले ही क्विट कर देते थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो एक तो भारत नहीं सुनेगा, अभी सुनाने की राह पर है भारत। और रशिया के साथ कुछ बहुत बड़ा अभी कनेक्शन, संधि, युद्ध संधि, जो कि इसी वर्ष में दिवाली, अक्टूबर-नवंबर 2026 के आसपास कोई बड़ी न्यूज़, ऐसी कुछ डायरेक्शंस लोगों को दिखाई देंगी और बाद में आप देखेंगे कि 2031-32 होते-होते ये दोनों कंट्रीज़ बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन करती चली जाएँगी और यूएसए का जो प्रभाव है बहुत नीचे चला जाएगा। ये जो सुपर पावर का तमगा यूएसए ने ले रखा है, ये तमगा रशिया को भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 2032 सितंबर के बाद भारत को। जब भारत की कुंडली में मंगल में राहु का, माफ़ कीजिएगा, राहु में जब गुरु का अंतर आ जाएगा 2034 के आसपास, तब वो समय आएगा कि सुपर पावर भारत को कहा जाएगा। आई नो थोड़ा-सा लोगों को विश्वास करना मुश्किल होगा, लोग कहेंगे कि चाइना तो डिफेंस की फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी देर में वो लोग 10,000 मिसाइल्स बनाते हैं, उतनी देर में तो हमारे यहाँ पे 500 भी नहीं बनती हैं। आई डू एग्री, लेकिन देखिए ग्रह योग से कैसे आप लड़ेंगे? अब ग्रह हैं, करके तो जाएँगे। आज हमारे देश में सिस्टम खराब है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, ईमानदार भी हैं, कुछ बेईमान भी हैं, रिश्वतखोरी भी चल रही है, प्रोडक्शन टूटा हुआ है डिफेंस का, तो एवरेज चल रही है, बस गुज़ारा चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं सक्षम है आज भी लड़ने के लिए। पाकिस्तान में 4 दिन में जो स्ट्राइक हमने की है, पूरी दुनिया ने वो स्ट्रैटेजिकल वॉर देखी है, तो पूरी दुनिया नज़ारा देखेगी, भारत को एक नया भारत देखेगी 2032 के बाद। टू जैसे यूएस जैसा बड़ा देश भी ईरान में जिस तरह फंस गया है, इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक एम था, उसमें घुसा, किया, ब्लास्ट किया, निकल गया, और अगर इंडिया लंबा फंस जाता उसमें, तो उस समय बहुत लोगों में बेचैनी थी कि भारत को ज्यादा करना चाहिए था, ज्यादा करना चाहिए था। हमारी मीडिया ने तो बहुत ही ज्यादा दिखा भी दिया था, बट वो अगर आप करते तो आप उस वॉर में आज फंसे होते। और मैं भंडारी जी सॉरी यहीं रोकूँगा, आपकी इस बात का भी आंसर देना चाहूँगा कि डिसएंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी युद्ध में, जो कि यूएस से अभी डिसएंगेज नहीं हो पाएगा। भारत ने वन साइडेड स्ट्राइक की 4 दिनों में,
हमारे किसी भारतीय सैनिक को कोई भी आहत नहीं हुआ, कोई वेपन सिस्टम हमारा तबाह नहीं हुआ, कोई हमारे फाइटर प्लेन्स को दिक्कत नहीं आई। 4 दिन में स्ट्राइक की, तबाही मचाई, वापिस आ गए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि और कर देना चाहिए, भंडारी साहब, ये वही लोग हैं ना जिनको थोड़ी सी नॉलेज होती है। वो ये नहीं सोचते जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उन्हें तो 360 डिग्री एंगल से सोचना है। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई अब तो कर देना चाहिए था काम तमाम, ये वो लोग हैं जो घरों में अपनी छोटी मोटी जॉब व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी जॉब व्यवसाय भी ढंग से नहीं कर पाते, लेकिन दूसरों को ज्ञान देते हैं। तो कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल है। एंड इसी के वाई साथ एक कड़ी और। हाँ जी, हाँ बताइए। नहीं, वाई ओनली वॉर? लोगों को ये हमेशा पता होना चाहिए कि टू मच करने से, मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, जो लोग एक अच्छी मार्केट में 10 प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, बाद में दिल्ली एनसीआर का तो इतिहास रहा है पिछले 15 साल पहले, आप देखिए जो साढ़े 10-15 बड़े थे, वो सब एक एक राउंड, मोस्ट उसमें से एक एक राउंड जेल होके आए हैं। हर जगह एग्जैक्टली। रुकना और थमना आपको पता होना चाहिए, वॉर हो, प्रॉपर्टी हो, स्टॉक मार्केट हो, लोगों के घर नीलाम भी हो जाते हैं। तो ये रुकने की क्षमता लोग शायद कई बार समझते नहीं है। आई एम सॉरी आई इंटरप्टेड यू, आप कुछ बोल रहे थे, आप प्लीज कंप्लीट कर दीजिए। अभी इसी के साथ कड़ियां और भी जुड़ेंगी। अब जैसे पाकिस्तान की भी बात कर रहे थे, डिसएंगेजमेंट की। भंडारी साहब, योग तो अभी ये भी बने हैं कि 13 मार्च को ही शतभिषा नक्षत्र में राहु मंगल 14 डिग्री पर होंगे, क्लोज डिग्री पर, डे टाइम में। तो योग तो ये भी बने हैं कि ये भारत के लिए सही समय भी है, मौका भी है कि भारत कोई बड़ी स्ट्राइक ना कर दे पाकिस्तान के ऊपर, बलूचिस्तान को अलग ना करवा दे, पीओके को अंदर लेने के भी योग बने हैं। यही योग बने हैं जो पुराने बने थे 1971 में, जब हमने पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान को अलग करवा के बांग्लादेश बना के उनको हाथों में दे दिया था, जो आज हमें आंखें दिखाते हैं। सो ऐसे योग बन चुके हैं। और इसी वर्ष पाकिस्तान के ऊपर भारत की स्ट्राइक, और वो भी स्ट्रेटेजिकल रहेगी। पहले 4 दिन थी, हो सकता है इस बार 4 दिन ना हो, मात्र 2-3 दिन ही चले, और 4-5 भागों में पाकिस्तान को विभाजित करके जो भी निपटारा करना है भारत कर देगा। भारत नुकसान नहीं करेगा अपना इस बार। और इसमें आप कई लोग ये भी पूछेंगे कि अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर चला दिया तो भारत पूरा का पूरा सक्षम है। भारतीय आर्मी पर हमें कॉन्फिडेंस रखना होगा कि अगर ऐसा वो सोचेगा भी, तो उसकी सोच से पहले उसके न्यूक्लियर सिस्टम को बैठे बैठे यहीं से तबाह कर दिया जाएगा। हमारे देश के लोग कैसे भूल जाते हैं कि हमारे कावेरी डिफेंस ने यूएसए के F-35 को हवा में ही लॉक कर दिया था, एंड त्रिवेंद्र में उतार भी दिया था। बाकी तो सबको मालूम है कि उसके बाद क्या न्यूज़ रही, पूरा मीडिया वही खबर दे रहा था रात दिन। तो कम से कम हमारे देश की टेक्नोलॉजी पे विश्वास करना ज़रूरी है सबको आज। जी, आपने पाकिस्तान की बात की तो ईरान के संबंध में भी आप बात कर रहे थे, तो ईरान के अंदर भी बलूचिस्तान है, आप कह रहे थे ईरान का भी फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, पाकिस्तान की भी हम बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को आप किस लेवल का, और इंडिया का खत है ही है, फिर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की वॉर हो रही है, ईरान का जो बॉर्डर पे चल रहा है, तो व्हाट डू यू सी फॉर पाकिस्तान इन दिस नेक्स्ट ईयर? इतने सारे फैक्टर्स जुड़ गए हैं, पाकिस्तान इससे एस्केप करके जैसा है वैसा ही निकल जाएगा, या इस बारी 1971 पाकिस्तान के निकट भविष्य में है? आपने भंडारी साहब नेक्स्ट ईयर कहा, मुझे नेक्स्ट ईयर दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे भी। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि मुझे तो नेक्स्ट ईयर तो नहीं दिखाई दे रहा है। 2027 तो नहीं दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का। 2026 में ही योग दिख बने हुए हैं कि जो भी होना है 2026 में पाकिस्तान का निपटारा कर दिया जाएगा। और मैं व्यूअर्स को भी कहूंगा कि पाकिस्तान और भारत का अभी जो भारत अटैक करेगा, इसको इस दृष्टि से ना देखा जाए जो अभी ये इजराइल यूएस से मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ईरान काउंटर फायर में यूएस के एयर बेसिस पे तबाह कर रहा है उनको। नहीं, ये युद्ध थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि देखिए युद्ध होता है दो महाशक्तियों में। अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाए तो इसे युद्ध थोड़े नहीं कहेंगे। पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध होता है तो उसे युद्ध युद्ध कहना लाजमी था। अब पाकिस्तान के ऊपर हम स्ट्राइक करेंगे, इस बार पहली बार ऐसा होगा कि अब देखिए क्या होता आया था भंडारी साहब, पहले पाकिस्तान एक्शन लेता था फिर हम रिएक्ट करते थे, हमेशा ही ऐसे हुआ है। आप चाहे 14 फरवरी 2019 की बात कर लीजिए, हमारे फौजी भाइयों को 43 भाइयों को उड़ा दिया गया कश्मीर में इतने बड़े विस्फोट में। उसके बाद हमने 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक की। उसके बाद पहलगाम हुआ। फिर हमने पाकिस्तान में 4 दिन में तबाही मचाई, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर।
आप क्या चाहते हैं लोग कि पाकिस्तान कुछ ऐसा एक्शन ले फिर हम रिएक्शन करें? इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार वो कुछ भी नहीं करेगा। अब इस बार एक्शन रिएक्शन हमारे ही होंगे, क्योंकि मंगल में राहु का अंतर शुरू हो चुका है। क्योंकि ये बातें भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं होंगी, लोग घरों में बैठे हैं, उन्होंने हमारे नेताओं को ये सुना है ये बोलते हुए कि भारत है, हम शांति प्रिय देश हैं, जब तक कोई कुछ करता नहीं है तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। नहीं, कब तक नहीं करेंगे भंडारी साहब, अभी वो समय आ गया है। देखिए ग्रह सब करवा लेते हैं। अब मंगल महादशा में राहु का अंतर है, वो कह रहा है कि भाई आप ही को सब कुछ करना है। अब आप कोई ऐसा बड़ा हमला होने का इंतजार नहीं करोगे आप, कि पहले से वहां से पत्थर मारा जाए, फिर आप गोले चलाएं। जैसे मोदी जी कहते हैं कि आप गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा, हम सिर्फ गोले चलाएंगे अभी, अब कुछ नहीं चलेगा वहां से। मैंने पर बहुत ये लंबे कह दी बात ये, लेकिन ऐसा ही होने वाला है अभी। नहीं, पर ये आप बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वही अब यूएस क्या कर रहा है। यूएस की जस्टिफिकेशन जो आई ईरान पे हमले की वो ये थी कि अगर हम हमला नहीं करते, तो हमें खबर थी ईरान इजराइल पे और हम पे हमला कर देता, तो वो ना कर पाए इसलिए हमने पहले ही कर दिया। तो मैंने सोचा बिल्कुल। कि भैया तू हमला करेगा, इसलिए मैंने हमला कर दिया। वो वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, और जो वर्ल्ड के नियम है, भारत को तो पता ही है कि पाकिस्तान हर समय ही हमला करता है और हर समय ही करने की कोशिश करता है, टेररिस्ट भेजने की कोशिश करता है। तो हमें तो परपेचुअल थ्रेट है। जिस दिन हमें लगता है कि आज के इंटरनेशनल ऑर्डर में कि पाकिस्तान करने वाला था, तो आप उससे पहले कीजिए। जो बात आप ग्रहों से कह रहे हैं, मैं उसको थोड़ा डिफरेंट वे में कह रहा हूं कि आज ये वर्ल्ड में ये माइंडसेट हो चुका है। भारत उसको करता है नहीं करता, वो भारत के ग्रह हैं। नहीं करेगा तो एक हिस्टोरिक मिस्टेक होगी, करेगा तो भारत का भला होगा। आपकी बात सही है, बट देखिए मैं तो ग्रहों के हिसाब से गणना दूंगा, क्योंकि मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजर हूं, तो ग्रह तो यही कह रहे हैं कि अभी भारत इसी तरीके से एक्शन लेगा। आप भारत भी ये कहेगा कि हमें एहसास हो गया था, हमें सपना आया था कि अभी ये होने वाला है, तो हमने एग्जीक्यूट कर दिया अपने तरीके से। लेकिन भारत डिसएंगेजमेंट भी इमीडिएट करेगा। भारत युद्ध करेगा। भारत अभी युद्धों में भी उतरेगा। मंगल की महादशा है, और वो कहते हैं ना कि मंगल शनि का कनेक्शन ही ऐसा है कि आप हमसे पंगा लो नहीं लो, हम आपसे पंगा जरूर लेंगे। अब भारत की कुंडली में भी यही योग बने हैं कि भाई हमें तो झगड़ा करना है, हम तो लड़ेंगे अभी, कैसे भी लड़ेंगे। अब हम शांति प्रिय नहीं बनेंगे। तो जब योगी बन गए हैं तब तो अटैक तो होंगे भारत की तरफ से। मैं अब थोड़ा आना चाहता हूँ भारत की इकोनॉमी पे लेके, क्योंकि वॉर का एक असर होता है कि लोगों की जान जाती है। अभी वो भारत में नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली इस ईरान वॉर में कुछ भारतीयों की जान गई है जो वेसल्स पे थे, टैंकर्स पे थे, बट एक लार्ज स्केल नहीं हुआ। बट इकोनॉमिक असर का कल पहला टेस्ट आया, जब मैंने जो शुरुआत में कहा एलपीजी का प्राइस बढ़ा। तो जी हाँ। आप इकोनॉमिकली ये साल एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऑर्डिनरी इंडियन के लिए, कॉमन सिटीजन के लिए क्या क्या बड़े डेंजर्स देख रहे हैं, क्या इकोनॉमिक हालत आप देख रहे हैं? भंडारी साहब, अभी जो योग बने हैं कुंडली में भारत की, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि इकोनॉमिक डाउनफॉल कुंडली में दिखाई दे रहा है, बट इतना नहीं जितना पूरी दुनिया में होगा। पूरी दुनिया में अभी रिसेशन आएगा, लेकिन भारत में फिर भी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। उतनी नहीं जितनी पहले थी। देखिए फर्क तो पड़ेगा भारत में भी, बट पूरी दुनिया में अभी कोई बेस्ट प्लेस अगर देखा जाएगा, सेफ प्लेस, तो भारत को कंसिडर किया जाएगा। सेफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर के पैमाने पर भारत को अभी एक अच्छी नज़र से देखा जाएगा कि सबसे बेस्ट भारत में ही कार्य करना अच्छा रहेगा और इन्वेस्ट करना। लेकिन इकोनॉमिक डाउनफॉल तो होंगे। अगर हम स्टॉक मार्केट में निफ्टी की भी बात करें, तो मैं मार्च की ही बात करूंगा। 23,900 के आसपास की सपोर्ट दिखाई दे रही है मुझे, ग्रह योग से। जो हम गणित का आंकड़ा भी बनाते हैं, हर माह ऐसी प्रेडिक्शन देता हूँ मेरे चैनल में मैं। माह के अंत में जो लास्ट तारीख होती है, तो उसमें हर माह निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कहाँ जाएगा, अभी कॉपर के ऊपर भी मैंने बोलना शुरू किया है। तो निफ्टी का थोड़ा सा भविष्य अनस्टेबल रहेगा, लेकिन इस वर्ष के अंत तक एक बार 29 के आसपास निफ्टी एक बार छूता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद फिर से करेक्शन होंगे, क्योंकि आगे जो समय है वो डिफिकल्ट है। लेकिन इसमें पावर सेक्टर्स बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में बढ़ोतरी होगी। कॉपर्स के सेक्टर्स काफी ऊपर जाएंगे। गोल्ड की कीमतें अभी और बढ़नी है। और मैं पहला व्यक्ति हूं पूरी दुनिया में, एस्ट्रोलॉजी में भी, और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के, मुझे याद है भंडारी साहब, मैंने 23 जून 2023 को ही प्रेडिक्शन दे दी थी। वो हमारे
चैनल में वीडियो पड़ा भी हुआ है एस्ट्रो कपूर में, जब मैंने कहा था कि सोना 2025 में 1.25 लाख 1 लाख से पार निकल जाएगा, और निकल भी गया था। तब लोग मेरी इस प्रेडिक्शन का मजाक उड़ाते थे कि गोल्ड है कहाँ चला जाएगा, और उसी टाइम पे मैंने 2027 मार्च तक की प्रेडिक्शन कर दी थी। उसी वीडियो में, सिंगल वीडियो में मैंने कहा था कि 2,40,000 के आसपास मार्च 2027 के आसपास सोने की कीमतें चढ़ चुकी होंगी। आप देख लीजिए, सब आपके सामने है। तो अभी सेफ इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए गोल्ड रहेगा, और अगले आप अभी वर्ष भी इस प्राइस पे भी आप, क्योंकि इस प्राइस के ऊपर भी काफी जो हुआ है पिछले साल भर में, जैसे आप कह रहे हैं आपने प्रेडिक्ट भी किया था, वो आप अभी भी देखते हैं उसका राइज? क्योंकि वॉर टाइम में हिस्टोरिकली तो गोल्ड सिल्वर बढ़ता ही है, क्योंकि अनसर्टेनिटी के लिए लोग चाहते हैं सेफ एसेट्स में। बट यू आर सेइंग स्टिल दैट गोल्ड स्टोरी, सिल्वर स्टोरी विल बी स्ट्रांग ओवर द नेक्स्ट ईयर एंड हाफ टिल 27? देखिए, सिल्वर में अभी लोगों को संभल कर चलना होगा, क्योंकि मैंने 22-23 जनवरी को वीडियो दिया भी था कि सिल्वर गोल्ड में बड़ा करेक्शन होगा जनवरी एंड के आसपास, और वो हुआ भी। और वो तब की बात है जब सिल्वर 4.5 के आसपास चले गई थी, तब मैंने वीडियो दिया था उसी समय में कि सिल्वर फिर से 2 लाख आएगी, और 2,05,000 छू के भी गई। लेकिन यकीन नहीं कर पा रहे थे, लोगों को लग रहा था कि रैली है तो ये भागती चली जाएगी। अब देखिए, अभी जो मैं पहले गोल्ड के बारे में बताऊंगा, गोल्ड अभी जो करंट प्राइस है, इससे अगर 10-15% नीचे चला भी गया तो भी कोई डर वाली बात नहीं है। नीचे चला गया, जो इन्वेस्टर्स हैं, बायर्स हैं, जिन्हें खरीदना है, यहाँ से फिर खरीदना चाहिए उन्हें। और अगर इस करंट प्राइस में भी लेना है, दे शुड गो अहेड, डरना नहीं चाहिए। सिल्वर की प्राइस की बात करें अगले वर्ष, तो इन्हीं दिनों में मार्च 2027 में सिल्वर भी 3.5-4 लाख के आसपास स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं बड़े प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, जो कि जो अनसर्टेनिटी के टाइम पे एक इन्फ्लेशन का दौर आएगा, जॉब्स उतनी ज्यादा सैलरीज नहीं बढ़ती लोगों की, और ना ही बढ़ती हुई दिख रही है अगले साल में। एआई का चैलेंज हम छोड़ भी दें, एक लिमिटेड इनकम रहती है, और अगर इन्फ्लेशन आई, पेट्रोल डीजल एलपीजी बढ़ा, तो हर चीज का प्राइस बढ़ेगा। सो फॉर एन ऑर्डिनरी इंडियन जिसके लिमिटेड मीन्स हैं, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपने आप को सेफ रखने के लिए किन जगहों में, किन इंस्ट्रूमेंट्स में? प्रॉपर्टी तो बहुत महंगी है, इलिक्विड है, तो किस तरफ वो अपने पैसे को सेफ, जहां भी सबसे ज्यादा सेफ रख सकता है, जहां भी आपको लगता है बेस्ट उसको रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि अगले साल भर में, तो वो कौन से क्षेत्र एटलीस्ट जो आप सजेस्ट करेंगे जहां पे जाना चाहिए? बेस्ट जो अभी इंडस्ट्रीज रहेंगी जहां पर किसी को मार्केट में पैसा लगाना है, तो डिफेंस सेक्टर भारत का, क्योंकि डिफेंस की कीमतें जो अभी शेयर्स प्राइस हैं ऑलमोस्ट अगले वर्ष इन्हीं दिनों में डबल ट्रिपल के आसपास पहुंच चुके होंगे। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स, कॉपर इंडस्ट्रीज, पावर सेक्टर, बैंकिंग, तो ये 4-5 ऐसे सेक्टर्स हैं, 4-5 ऐसे सेक्टर हैं भंडारी साहब, जो अच्छे खासे दौड़ेंगे अगले वर्ष तक। और इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दिया जाए तो आपका फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, एंड जितनी भी स्पेस टेक्नोलॉजी एंड शिपिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये भी भागती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि गोल्ड तो हमने ऑलरेडी कह दिया कि सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अदर देन दिस सेक्टर्स आर गोइंग टू गिव वेरी गुड रिटर्न। और साथ में जमीन, लैंड, भूमि, फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि आज भी लोग पुराने पैटर्न में चले हुए हैं कि फ्लैट्स बाई करेंगे, रेंट आउट करवाएंगे। फ्लैट्स की कीमतें अभी और नीचे आएंगी। कॉमर्शियल जो बिल्डिंग है मल्टी स्टोरीज, उनकी भी कीमतें अभी बहुत नीचे आना तय है अभी। तो आप रियल एस्टेट को एज अ होल नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सिलेक्टिवली जमीन, लैंड, भूमि, एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल जो भी है उसकी तरफ। बने हुए अपार्टमेंट्स जो, क्योंकि आजकल हेडलाइन सारी बने हुए अपार्टमेंट्स की आती हैं, क्योंकि वो पीछे कंपनी बेच रही है, कंपनी को प्रॉफिट भी होता है, उसको जहां प्राइस बढ़ता है दे वांट दैट हेडलाइन आल्सो। बट यू आर नॉट सजेस्टिंग कि अपार्टमेंट छोड़ के वापस भूमि की तरफ, जहां भी जिसकी भी जो क्षमता है उस तरफ जाना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया और भारत की इकोनॉमी को, और भारत पे क्या क्या प्रॉब्लम्स और टेंशन आ रही है, और क्या एक ऑर्डिनरी इंडियन को उससे डील करने के लिए करना चाहिए, वो सब कवर करने के लिए थैंक यू सो मच। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। भंडारी साहब थैंक यू, एंड व्यूअर्स को जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद, भारत माता।